अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी अब तक की वीडियोस से आपका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। मजीद मेरी वीडियोस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखा करें, बेल आइकन का बटन याद से प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए आज का एक बहुत ही अहम टॉपिक 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का एक अहम टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है माइटोसिस। लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सेल साइकिल क्या होता है। हमने पढ़ा कि सेल के पैदा होने से लेकर सेल के तकसीम होने तक का जो टाइम पीरियड है, जो गैप है, वो आपके पास कहलाता है सेल साइकिल। नेक्स्ट आपके पास जो चीज आती है उसका नाम है माइटोसिस। एक्चुअली 1880s में आपके पास 1880 में वॉल्टर फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने बताया कि जब आप बात करते हैं कि एक सेल दो में तकसीम हो गया आपके पास सेल साइकिल में, तो असल में सेल तो बहुत बड़ा है। सेल के अंदर सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, फिर अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेलिज हैं, फिर न्यूक्लियस है। तो आपके पास उसने बताया कि जो माइटोसिस है, एम फेस है, उसमें क्या है कि सेल अपनी तकसीम के दौरान बहुत सारी चेंजेस से गुजरता है। और ये बहुत सारे बदलाव हैं, जो बहुत सारे चेंजेस हैं, ये अचानक नहीं हो जाते, डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। और ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस है कि पहले एक स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, फिर चौथी स्टेज, उसने कहा कि ये जो स्टेजेस है, इन स्टेजेस का नाम है, जो सीरीज है पूरी स्टेजेस की, इसको उसने नाम दिया माइटोसिस का। तो माइटोसिस की अगर हम क्लियर कट डेफिनेशन बयान करें तो हम कहते हैं कि सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप जिसमें एक सेल आपके पास तकसीम होकर दो सेल्स में चेंज हो जाए, एक सेल से हमारे पास दो सेल्स बन जाए। द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच अ सिंगल सेल, एक सेल डिवाइड इनटू टू ऑफस्प्रिंग, यानी दो सेल्स में जो है वो चेंज हो जाए, या दो डॉटर सेल कह लें, दो ऑफस्प्रिंग कह लें, उसमें चेंज हो जाए, उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस। आपके पास माइटोसिस अगर प्रोकैरियोट्स में हो, क्योंकि हमने पढ़ा ऑलरेडी कि सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक हमने सेल्स वो पढ़े थे कि जिनमें आपके पास प्रॉपर न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। न्यूक्लियस का मटेरियल ऐसा साइटोप्लाज्म ही था। और यूकैरियोट्स में प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद था। न्यूक्लियस का मटेरियल न्यूक्लियस की वॉल के अंदर मौजूद था, साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ नहीं था। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो उनमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस की तरह का ही तकरीबन प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बाइनरी फिशन का। यहाँ पे भी लफ्ज आप देख रहे हैं बाइनरी, ये आपके पास है टू के लिए, बाइनरी फिशन टू के लिए लफ्ज है। एक सेल तकसीम होकर दो में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, जिसमें हम इंसान भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो यूकैरियोट्स में स्पेशली जो मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, उनके अंदर अगर आपके पास ये प्रोसेस हो भी तो खास किस्म के सेल्स में होता है और उन सेल्स का नाम है आपके पास सोमैटिक सेल। अब क्वेश्चनेबल बात यह है कि सोमैटिक और जर्म लाइन सेल होते क्या हैं। चलिए जर्म लाइन में चलिए, सोमैटिक सेल क्या है। तो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी कि सेल जो है बेसिकली उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक सेल होता है सोमैटिक और दूसरी जो टाइप आपके पास आती है उसका नाम है जर्म लाइन। वो तमाम सेल जो सारी उम्र डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में अगली नस्ल पैदा करने वाले जो सेल्स हैं, गेमीट्स बनाने में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, उन सेल्स को कहा जाता है सोमैटिक सेल। इसमें आपके पास जब एक सेल से दो में तकसीम होती है तो उस एक सेल में जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, मिसाल के तौर पे हम इंसान हैं, हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम है। तो अगर एक सेल से दो सेल बने तो उन दोनों के अंदर भी अलग-अलग तौर पर 46 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। ये नहीं होगा कि उस 46 का हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली वही रहेंगे, जिसमें आपके पास जैसे ये एक सिंगल सेल था, इससे दो सेल्स बनी है, तो ये इसका पेरेंट है। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम थे तो इसके अंदर भी 46 आएंगे, इसके अंदर भी 46 आएंगे। तो आपके पास इस तरह की तकसीम आपके पास जो थी वो होती है सोमैटिक सेल में। हमारी बॉडी के तमाम सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं। लेकिन वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन सेल्स को कहा जाता है जर्म लाइन सेल। ये वो सेल्स आपके पास होते हैं
जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या यूं कह लें कि गैमेट को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, वो गैमेट जिससे अगली नई नस्ल बन सकती है, तो ये आपके पास कहलाते हैं जर्म लाइन सेल्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया माइटोसिस क्या है और ये किस तरह की डिवीजन है, इसमें आपके पास कौन कौन से तरह के सेल्स आते हैं, किन किन सेल्स में माइटोसिस होती है। अब चलते हैं कि माइटोसिस की बहुत सारी मैंने आपको पहले बताया कि सीक्वेंस में स्टेजेस हैं, तो वो कौन सी स्टेजेस हैं जो माइटोसिस के अंदर होती हैं। तो आइए उन स्टेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज हमारे पास आती है उसका नाम है आपके पास कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस को आपके पास एक पूरा प्रॉपर रेगुलेटेड प्रोसेस है, इसके हर प्रोसेस पे एक चेक है कि आपके पास किसी फेज में कोई गलती तो नहीं हो रही। इसको हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। जो वर्ड है आपके पास कैरियो वर्ड आपके पास है डिवाइड न्यूक्लियस के लिए, और इसी तरह से जो वर्ड यहाँ पे साइटो है ये है साइटोप्लाज्म के लिए। जो लफ्ज है यहाँ पे काइनेसिस ये है डिवीजन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस की जो तकसीम है वो कहलाती है कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म की तकसीम है वो कहलाती है साइटोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस को इस एक लाइन में मुकम्मल कर देना कि द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, के न्यूक्लियस की तकसीम कैरियोकाइनेसिस है, इतना आसान नहीं है। कैरियोकाइनेसिस में भी न्यूक्लियस की तकसीम होने में 4 मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो स्टेज आपके पास आती है वो है प्रोफेज। अब हम जानते हैं कि जो एक सेल है, जैसे कि मैं एक सेल यहाँ पर अगर ड्रॉ करूं, सेल होगा, सेल की जाहिर बात है ऑब्वियसली आउटर मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक और हार्ड सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि ये मेरा सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक जो हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये 3 स्ट्रक्चर है। अब जब सेल इस वक्त इंटरफेज की स्टेज में है, अभी वो प्रोफेज में एलियम फेज में माइटोटिक फेज में दाखिल नहीं हुआ, रेस्टिंग फेज में था, तो सेल का जितना जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक लूज धागे नुमा शक्ल में होता है, जैसे धागे आपस में जो है वो गुंजल खाए में हो। तो ये जो लूज धागे नुमा शक्ल होती है डीएनए मटेरियल की, इस लूज धागे नुमा शक्ल को कहते हैं क्रोमाटिन। आप दूसरे अल्फाज में इंग्लिश में भी इसको ऐसे कह सकते हैं, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। जो डीएनए के जो धागे नुमा इंटरवोवन आपस में उलझा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है क्रोमाटिन। अब इस क्रोमाटिन में क्या होता है कि जैसे प्रोफेज की स्टेज शुरू हो गई है तो इस न्यूक्लियस के बाहर एक और चीज मौजूद होती है, और उस और चीज का नाम है आपके पास सेंट्रियोल। चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह आप सेंट्रियोल की वीडियोस देखेंगे। सेंट्रियोल हमेशा न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं और ये पेयर में होते हैं। पेयर में ऐसे है कि एक सेंट्रियोल अगर ये है तो दूसरा सेंट्रियोल उसके ऊपर ऐसे करके 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल टू ईच अदर मौजूद होते हैं। अब सेल जब प्रोफेज में है, ऑब्वियसली इसको डिवीजन के लिए जाना है, तो सेल ने अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले सेल को क्या करना है कि अपनी हर चीज की कॉपी बनानी है, जो कि ऑलरेडी एस फेज में उसने बनाई थी। तो आपके पास ये भी जो सेंट्रियोल का पेयर होता है ये अकेला नहीं होता, इस जैसा एक और पेयर जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान छोटे छोटे से धागे नुमा सा एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। ये जो जाल है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये खास किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है ये सेंट्रियोल्स भी, और इनके दरमियान ये जो जाल है ये भी। आपके पास ये न्यूक्लियस की जो ये चीज है, आपके पास ये बाउंड्री है ये वाली, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये है न्यूक्लियर इनवेलप, कि वो इनवेलप, वो कवरिंग जिसे न्यूक्लियस को बंद किया हुआ है। अब जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या चीज स्टार्ट होती है कि आपका सेल के अंदर से ये सेल मौजूद है यहाँ पर, लेकिन सेल का ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये गायब हो जाता है। सेल का न्यूक्लियर इनवेलप गायब हुआ, सेकेंड जो चीज यहां से गायब होती है वो है न्यूक्लियोलस। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 चीजें यहां से गायब हुई हैं। एक जो चीज यहां से गायब हुई है उसका नाम है न्यूक्लियोलस, दूसरी जो चीज यहां से गायब हुई है उसका नाम है न्यूक्लियर एनवेलप। ये दोनों चीजें यहां से गायब हो जाएंगी, ना मैं अब ये स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना मैं बाहर का एनवेलप इसके अंदर बनाऊंगी। अब आपके पास अभी दोनों चीजें गायब हो गई, तो ये जो आपके पास सेंट्रियोल का पेयर था जिसको मैंने आपसे कहा कि ये 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद होगा,
अकेला हो तो हम इसे सेंट्रियोल कहेंगे। जब ये ऐसे पेयर की शक्ल में है, एक ऐसे और ऐसे एक पेयर है और इस तरह के दो पेयर अंदर मौजूद है, इस पेयर नुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम आहिस्ता आहिस्ता सेल के पोल्स की तरफ हरकत करना शुरू कर देंगे। सेल के पोल्स की तरफ मतलब ये भी अगर यहाँ पे है तो आहिस्ता आहिस्ता ये फैलकर एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि एक पेयर जो है इसका यहाँ आ गया, एक पेयर जो है इसका यहाँ पे आ गया और इनके दरमियान धागों का एक बारीक सा नेटवर्क आ गया जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन मेन शामिल होती है। और ये जो धागों का नेटवर्क है इसे कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। अब आपके पास ये वॉल गायब हुई, समझ आ गया, ये चीज गायब हुई, ये भी समझ आ गया। जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये आपके पास लूज धागे नुमा शक्ल में नहीं रहता, ये आपके पास ये गाढ़ा होता जाता है, कंडेंस होता जाता है। जिस तरह आपके पास धागे को बहुत ज्यादा बुन लिया जाए, तो जब ये धागा बिल्कुल कंडेंस होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, तो उस वक्त में क्या होता है कि ये कंडेंस होकर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमोसोम। वो स्ट्रक्चर्स आपके पास यहाँ पर देखें मौजूद हैं ऐसे। यहाँ पे हम अपने क्रोमोसोम्स को सेंटर में बना लेंगे। अभी हमने इन्हें कहीं अरेंज नहीं किया, यहाँ पे हम इन्हें इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी सेल साइकिल की वीडियो देखी हो तो वहां पे आपने समझ लिया होगा कि डीएनए जो है वो आपके पास ऐसे सिंगल फॉर्म में था, लेकिन एस फेज में क्योंकि इसकी डुप्लीकेशन हो गई तो ये इस एक लेग से यहाँ पे दो लेग्स बन गई, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास कहलाता है क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में जो ये लेग है, ये ऊपर वाले जो इसके एंड्स हैं, नीचे वाले एंड्स हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमाटिड। ये हमारे पास कहलाते हैं क्रोमाटिड। जबकि वो सेंट्रल पोर्शन जिसने इन दोनों लेग्स को आपस में जोड़ के रखा है, जिस स्ट्रक्चर ने इनको यहाँ पर जोड़ के रखा है, ये अलग अलग लेग्स में आपके सामने ड्रॉ करूं ऐसे, जिन स्ट्रक्चर्स ने इसको आपस में यहाँ पर जोड़ के रखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे अच्छे से ना दिख रहा हो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो ये सेंट्रल पोर्शन है और एक क्रोमाटिड ये है और एक क्रोमाटिड ये। तो ये जो सेंट्रल रीजन है ये कहलाता है आपके पास सेंट्रोमियर। इस पॉइंट पे दोनों जो लेग्स हैं, दोनों जो क्रोमाटिड्स हैं, वो आपस में आपके पास यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो ये थे एक क्रोमोसोम। इस तरह के 4 आपके पास यहाँ मौजूद हैं और असल में 4 तो नहीं है, मैंने आपको बताया हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जिस जानदार के अंदर जितने क्रोमोसोम है वो सारे यहाँ पर इस शक्ल में आ जाएंगे। इसका ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, ये गोल, ये इस पे खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है। उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन। ये काइनेटोकोर प्रोटीन ऐसे समझ लें जैसे टच बटन है, 2 ऑपोजिट एंड होते हैं, उनको आप मिलाएं तो वो टच करके बंद हो जाएंगे। तो एक काइनेटोकोर प्रोटीन अगर यहाँ मौजूद है तो दूसरी इन धागों पर मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम को अगली स्टेज में इन धागों पर अटैच होने की मदद मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज को। तो नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आती है उस स्टेज का नाम है मेटाफेज। अब प्रोफेज तो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी वजह से जो प्रोकैरियोट्स थे उनकी डिवीजन को अगर आपको याद हो, भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उनमें भी माइटोसिस होती है, लेकिन उनमें माइटोसिस को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस में जो आने वाली चेंजेस हैं वो उनके अंदर नहीं वकूफ पजीर होती, नहीं एक्ट होती। दैट्स वाई हम कह देते हैं कि आपके पास उसके अंदर जो डिवीजन है वो उसकी तरह की है पर टोटली माइटोसिस नहीं है, और उसको हमने एक अलग नाम दे दिया हुआ बाइनरी फिशन का। तो जहां तक प्रोफेज का ताल्लुक था वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जहां पे सेल मौजूद है, यह रहा आपके पास सेल, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल का पेयर, वो मूव कर जाएगा ऑपोजिट पोल की तरफ। ये ऑपोजिट पोल की तरफ आ गए। इनके दरमियान आपके पास धागों का जो है बारीक सा एक नेटवर्क आ जाएगा। और इस नेटवर्क को, धागों का जो एक जाल है, इस जाल को हम कह देंगे स्पिंडल फाइबर। अब एक चीज हमारे पास है यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे है सेंट्रोसोम। तो पूरा ये जो एक अपरेटस बन गया है, तैयारी हो गई है सेल को तकसीम करने की, उसके सेल के सारे हिस्सों को हाफ में डिवाइड करने की, बेसिकली न्यूक्लियस की तकसीम की।
इस पूरे अपरेटस को हम लोग कहेंगे माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक इसलिए क्योंकि माइटोसिस में इस्तेमाल होने वाला अपरेटस है ना, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे माइटोटिक अपरेटस का। अब पौधों के अंदर तो आपके पास सेंट्रियोल्स होते ही नहीं है, तो क्योंकि सेंट्रियोल्स और इन स्पेंडल फाइबर में खास किस्म की ट्यूबुलिन प्रोटीन ही है, तो उनमें ऐसा होता है कि इन कॉर्नर्स पर ट्यूबुलिन प्रोटीन ही इकट्ठी हो जाती है और उनसे स्पेंडल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट हो जाते हैं। बट वहां सेंट्रियोल नाम की कोई चीज नहीं होती। सेंट्रियोल नहीं है तो सेंट्रियोल का पेयर कहाँ से होगा, सेंट्रोसोम कहाँ से होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आपके पास ये भी आप कह सकते हैं कि पौधों के अंदर एक और चीज है कि वैक्यूल बहुत बड़ा हुआ होता है, क्योंकि पौधे अपने अंदर पानी स्टोर रखते हैं। तो जब कभी सेल को डिवीजन के लिए तैयार होना हो, क्योंकि सेंटर में तो सारे वैक्यूल फैला हुआ होता है, तो न्यूक्लियस को जो है वो सेंटर ऑफ द सेल में मूव करके आना पड़ता है ताकि उसका अपरेटस जो है वहां पे सेटअप हो सके और न्यूक्लियस की जो तकसीम है वो आसानी से अमल में लाई जा सके। अब जो क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया था, इस स्टेज में जो है वो आपके पास कंडेंस फॉर्म में गाढ़ी शक्ल में आ चुकी है, धागे नुमा शक्ल से निकल के इस प्रॉपर क्रोमोसोम की शक्ल में आ गई है। ये लेग्स उसकी क्रोटेड है, ये सेंटर वाला पोर्शन सेंट्रोमियर है। अब ये क्या कर लेंगे, अपने आप को सेल के इक्वेटर पे, सेल के सेंटर में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये जो सेल का सेंट्रल रीजन है, इस रीजन को आप सेल का इक्वेटर भी कह सकते हैं, आप इसको मेटाफेज प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप दो नाम इसको दे सकते हैं। क्रोमोसोम के यहाँ पे बहुत सारे फाइबर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ पर ऐसे धागनुमा पूरा जाल बना होता है यहाँ पर। अब ये जो पूरे धागे यहाँ पे बने हुए हैं, इनमें सारे फाइबर्स आप देख रहे हैं। अब इनमें दो तरह के फाइबर है, एक मैंने ड्रॉ किए ब्लू से, एक मैंने ड्रॉ किए ब्लैक से। एक फाइबर का नाम है काइनेटोकोर फाइबर, काइनेटोकोर, और दूसरी का नाम है नॉन काइनेटोकोर, यानी या तो आपके पास काइनेटोकोर होगी या नॉन नहीं होगी। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है। अगर 2-3 मिनट की पहले की बात आपको याद हो तो यहाँ पे आपके पास मैंने बताया था कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन पर खास किस्म की प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। ये बिल्कुल टिच बटन की तरह इन धागों पर तभी जाके लगेगी कि जिस धागे पर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होगी। तो जिन धागों पर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ उन्हें ब्लू से शो किया है, तो क्रोमोसोम क्या करेंगे, इन ब्लू वाले धागों के ऊपर ऐसे जाकर अपने आप को ऐसे चिपका लेंगे, अटैच कर लेंगे। इसी तरह से ये एक आया है, ये आपके पास दूसरा आ गया, ये आपके पास तीसरा आ गया, और ये आपके पास चौथा आ गया। बिल्कुल एक लाइन में, कोई आगे पीछे नहीं। सेंटर ऑफ अ प्लेट में, मेटाफेज प्लेट पे, इक्वेटर पे क्रोमोसोम अपने आप को काइनेटोकोर वाले स्पेंडल फाइबर के ऊपर अटैच कर लेंगे, क्योंकि उनके खुद के ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है। वहां से वो टिच बटन की तरह से अटैच हो जाएंगे और लिख देंगे। जबकि वो फाइबर जिसको मैंने काले से शो किया है, वो फाइबर जिसपे काइनेटोकोर नहीं है, उन फाइबर को कहते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, और ये आपस में एक दूसरे से ही मिल जाएंगे। एक दूसरे से ही मिलकर आपके पास यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, लेकिन इनके दरमियान में किसी किस्म का कोई क्रोमोसोम अटैच नहीं होगा। सो ये स्टेज आपके पास है मेटाफेज स्टेज। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है, उस स्टेज का नाम है एनाफेज। एनाफेज के अंदर अब क्या होगा, मेटाफेज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेल के सेंटर में क्रोमोसोम्स अटैच है। तो एनाफेज में जो सेल आपके पास मौजूद है, साइड पर उसी तरह से सेंट्रोसोम का पेयर मौजूद है, और यहाँ से मैंने आपको बताया है दो स्पिंडल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट किए थे क्रोमोसोम के अटैचमेंट के लिए। यहाँ से भी 2 फाइबर, फिर ये 2 फाइबर, फिर यहाँ से 2 फाइबर, फिर यहाँ से 2 फाइबर। इनके दरमियान में आप लोग काले रंग के फाइबर्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कंसंट्रेशन शो करने के लिए कि भाई बहुत सारे फाइबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब मेटाफेज स्टेज अभी आपने कुछ सेकंड्स पहले मुझसे पढ़ी, और मेटाफेज स्टेज में क्या था कि सेल सारे क्रोमोसोम जो थे सेंटर में अटैच थे। अब क्या होगा कि जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये अपने अपने पोल्स की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, खिंचने लग जाएंगे। जब ये खिंचने लगेंगे तो ये जो 2 लेग्स आपस में जुड़ी हुई हैं ये एक दूसरे से हो जाएंगी अलग। पहले ही अलग थी। सेल साइकिल की अगर आप वीडियो देखें तो एस फेज के दौरान इसकी कॉपी तैयार हुई थी। कॉपी तैयार होकर 2 लेग्स बनी थी, 2 क्रोमेटिड से जो सेंट्रोमियर पे ऐसे करके अटैच हुए थे। तो अब ये सिस्टर क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम की आपके पास, मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया ऐसे, जो कि असल में अलग अलग ऐसे है। तो ये अटैच हुए हैं यहाँ पर ऐसे,
एक ही क्रोमोसोम की जो आपस में लेग्स होती हैं, वैसे तो इन लेग्स का नाम है क्रोमेटिड, लेकिन एक ही क्रोमोसोम के लेग्स आपस में कहलाएंगी सिस्टर क्रोमेटिड। अब मैं इसके पास ही एक और क्रोमोसोम बना दूं तो उसकी अपनी लेग्स तो सिस्टर है, लेकिन इन दोनों की आपस में जो लेग्स होंगी वो कहलाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपके पास क्या आ जाती है। अब क्या होगा कि जब ये सिकुड़ेंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल से कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगी तो आधा हिस्सा आपके पास यहाँ पर और आधा हिस्सा यहाँ पर, इसी तरह से आधा हिस्सा यहाँ पर और आधा हिस्सा यहाँ पर, यहाँ पे भी आधा हिस्सा यहाँ और आधा हिस्सा यहाँ, ये आधा हिस्सा यहाँ और आधा हिस्सा यहाँ। ये आपके पास आइडेंटिकल कॉपीज, जैसा ये वैसा ये बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज हैं। ये चारों कॉपीज आपके पास यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें सेल ने अपनी जो है डीएनए है उसकी आइडेंटिकल कॉपीज को भी तकरीबन एक दूसरे से आधा आधा कर लिया। तो यहाँ तक हमारे पास एक स्टेज कवर होती है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है एनाफेज के बाद लास्ट स्टेज, जिसको कहा जाता है टीलोफेज। सो इसमें आपके पास सेल के अब दो हिस्से ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं, जिसमें सेंट्रियोल का एक पेयर यहां है, सेंट्रियोल का एक पेयर यहां। टीलोफेज में दो काम ऐसे होंगे जो कि आपके पास बिल्कुल प्रोफेज 1 जो आपने प्रोफेज की है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज पढ़ी है प्रोफेज की, उसके उलट होंगे। वहां पे एक बहुत प्रोमिनेंट काम हुआ था कि सेल्स के इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास अलग अलग हिस्से हो गए तो अब क्या होगा कि जो सेल की वॉल है, मेम्ब्रेन है, वो आहिस्ता से अंदर की तरफ यहाँ पर पिंच करने लग जाएगी, धंसने लग जाएगी। एक तरह की यूं समझ लें कि बीच में एक सेपरेशन जो है वो बनने लग जाएगी। ठीक है, तो आधा हिस्सा क्रोमोसोम्स का एक तरफ हो गया, आधा एक तरफ हो गया। तो यहाँ पे हम आधा जो अपना हिस्सा है वो बना लेते हैं कि जैसे मेरे पास 4 क्रोमेटिड इस तरफ है और 4 ही क्रोमेटिड दूसरी तरफ है। तो ये मेरे पास 1 क्रोमेटिड, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास 4। इसी तरह से 1 2 3 और 4 क्रोमेटिड। अब जो प्रोफेज में बड़ा प्रोमिनेंट काम हुआ था कि न्यूक्लियस की जो वॉल थी एनवेलप वो गायब हो गया था। अगेन वो वॉल जो है वो डेवलप हो जाएगी इनके लिए, न्यूक्लियस के लिए वॉल डेवलप हो गई। दूसरा प्रोमिनेंट काम ये हुआ था कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, वो भी वापस इसके अंदर आ जाएगा। तो आपके पास लास्ट टीलोफेज स्टेज में एक तो सेल की फरोइंग यानी सेंटर क्लीवेज, सेल की सेपरेशन स्टार्ट हो रही है। दूसरा ये कि न्यूक्लियस काफी हद तक तकसीम हो चुका है, बल्कि कंप्लीटली हद तक। न्यूक्लियस की वॉल उसके इर्द गिर्द आगे भी है, न्यूक्लियोलस वापस आ गया है, सेंट्रियोल्स बाहर आपके पास मौजूद है, ये आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये स्टेज है आपके पास टीलोफेज। तो यहाँ तक थी आपकी कैरियोकाइनेसिस, जिसको आपने तकसीम किया प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में। लेटर टीलोफेज स्टेज में जाकर क्या होगा कि मजीद आगे जब टीलोफेज स्टेज होगी तो हम ये नहीं कहते कि खाली टीलोफेज ही होगी, आप ये कहेंगे कि माइटोसिस के आखिर में जो हमने दो तकसीम की थी कि एक कैरियोकाइनेसिस है, दूसरी साइटोकाइनेसिस, अब वो अमल में आएगी। तो आगे हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या होती है। तो चलिए ये स्ट्रक्चर देखते हैं। अब क्या होगा कि सेल की जो न्यूक्लियस तकसीम हो चुका है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है और नैलिज सब चीजें इनकी उस तरह से कॉपीज वगैरह सब कुछ बन चुका होगा। अब आधा हिस्सा इस तरफ है और आधा हिस्सा इस तरफ है। होगा ये कि सेंटर में एक दीवार बनने लग जाएगी जहां से मेन तकसीम होनी है। उस दीवार को हम लोग कह देंगे क्लीवेज। क्लीवेज यहाँ पर हो जाएगी और क्लीवेज में क्या होगा कि सेल अगर आपके पास ये मौजूद है तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ धंसती जाएगी और एक लाइन जो है ये बहुत ही अंदर की तरफ ऐसे डीप हो जाएगी ऐसे, और ये भी अंदर की तरफ ऐसे डीप हो जाएगी ऐसे, जिसकी वजह से ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट आउट होके इस तरह से रहेंगे। ये दो सेल, दोनों के न्यूक्लियस, दोनों का सेंट्रोसोम, दोनों की न्यूक्लियोलस, और दोनों का जो डीएनए है वो वापस से चला जाएगा अपनी लूज थ्रेड लाइक शक्ल, जिसको हमने क्रोमेटिन का नाम लिया था इसमें भी और इसमें भी। अब एक सेल से तकसीम होकर ये मेरे पास उसके डॉटर बनी है, डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर सेल्स बने हैं मेरे पास। ये आपके पास बने हैं दो, एक सेल से बने हैं दो। तो ये स्टेज थी आपके पास माइटोसिस की। अभी तक मैंने जितनी भी डायग्राम्स आपके सामने ड्रॉ की ये थी आपके पास प्लांट्स की, प्लांट्स में एनिमल्स की थी।
जितनी भी स्टेजेस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की ये थी एनिमल्स की, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन ही मौजूद होती है और यही पिंच ऑफ करती है तो सेल तकसीम हो जाता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो काइनेसिस का अमल है, साइटोप्लाज्म की तकसीम का जो अमल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस का अमल कैसे डिफरेंट है। तो एज्यूम कर लीजिए कि ये आपके पास एक प्लांट का स्ट्रक्चर है। प्लांट में उसके जो न्यूक्लियस है वो अलग-अलग सेपरेट हो गए, सब चीजें हो गई। अब इस प्लांट सेल ने 2 हिस्सों में तकसीम होना है। अब इसमें सेल वॉल है, जो बाहर एक हार्ड वॉल है, सेल मेम्ब्रेन तो है नहीं कि जो पिंच अप करेगी अंदर की तरफ धंसेगी और सेल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी, जैसा कि आपने पहले देखा। इसमें क्या होगा कि पौधे के अंदर, प्लांट के सेल्स में, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ खास किस्म के ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसमें से एक बड़ी अहम ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस, जिसको गोल्जी भी कहा जाता है। गोल्जी अपरेटस की तरफ से क्या होगा, कुछ खास किस्म के वेजिकल्स आएंगे और सेंटर में आके ये जो वेजिकल्स हैं ये सेंटर में आके लाइन अप हो जाएंगे। ऐसा से वेजिकल क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लग जाएंगे। जब ये वेजिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लग जाएंगे तो इनके फ्यूज होने से, आपस में मर्ज होने से सेल में एक बाहर की तरफ, एक अंदर बात है बाउंड्री की तरफ, एक आप कह लें प्लेट या आप कह लें डिस्क है, वो क्रिएट हो जाएगी। वो जो प्लेट है या डिस्क है, जो दीवार है बन जाएगी, उस दीवार का नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन यहाँ पर खास किस्म की डेवलप होगी। इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर एनिमल्स के अंदर नहीं था और ऐसा होने की वजह से अलहदा से एक वॉल इसके इर्द गिर्द, यानी कि एक सेल आपके पास यहाँ पर और एक सेल आपके पास जो है ना वो यहाँ पर तकसीम हो जाएगा। हर दोनों जो सेल, एक सेल से 2 सेल बने, हर सेल की यहाँ पर अपनी एक सेल वॉल, बाहर की मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होगी और यहाँ पे भी इसके पास अपनी मेम्ब्रेन मौजूद होगी। तो इस लेयर के बनने से ये हुआ कि एक लेयर इससे मिल गई और एक लेयर जो है वो इससे मिल गई और एक सेल से जो है वो 2 सेल्स आपके पास बन गए। तो ये थी साइटोकाइनेसिस के अंदर। हमने माइटोसिस को यहाँ बहुत डिटेल में स्टडी किया है। आप लोगों के लिए मैंने इस टॉपिक में भरपूर मेहनत की है। अब आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से समझिए, पढ़िए और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कोई स्टेज मिस ना रहे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।